सभी लोग, मैं पेश हूँ आपके समक्ष अपने अगले वीडियो के माध्यम से। तो आज हम 25 कोड की 10वीं यूनिट के एक प्रमुख अंश को देखेंगे, जहाँ से प्रायशः प्रश्न बनते हैं। इसमें से आपको प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे इसी विषय से। तो हम शुरू करते हैं इसको बिना देर किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अंत में लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो है लिपि तथा अभिलेख। तो देखिए, गुप्तकालीन और अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि है, उस ब्राह्मी लिपि के 3 प्रकार हैं: अशोककालीन, गुप्तकालीन और कुषाणकालीन। ब्राह्मी की 2 शैलियाँ प्रायशः प्राप्त होती हैं, एक दक्षिण भारतीय शैली और एक उत्तर भारतीय शैली। सर्वप्रथम हमने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को लिया है। यहाँ पे अशोककालीन ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपियों में से एक है और इसका प्रयोग प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। और इसका लिखने की जो प्रक्रिया है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कई विद्वानों का मत है कि यह लिपि प्राचीन सिंधु लिपि से निकली है, अतः यह पूर्ववर्ती रूप में भारत से पहले प्रयोग में थी। भारत में पहले से ही प्रयोग में इसको किया जाता था। तो क्योंकि हम मुख्य स्थल ही इसके देखने वाले हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। प्राकृत या पाली भाषा में लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्धोपदेश आज भी सुरक्षित हैं, प्राप्त होते हैं प्रायशः। और इनको ललित विस्तार में लिपियों के नाम से गिनाया गया है। उसमें ब्राह्मी लिपि का भी नाम मिलता है। ललित विस्तार में जिन लिपियों की गणना की गई है उसमें ब्राह्मी लिपि को भी गिना जाता है। और इस लिपि का सबसे पुराना स्वरूप अशोक के शिलालेखों में ही उपलब्ध होता है। बौद्धों के जो प्राचीन ग्रंथ है ललित विस्तार में 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं। उसमें जो ये ब्राह्मी लिपि है उसका भी नाम आता है। नागरी लिपि का नाम उसमें नहीं मिलता है, सिर्फ ब्राह्मी लिपि का ही नाम है। और इस ललित विस्तार नामक ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद 308 में हुआ था सन। और एक जैनों का पन्ना सूत्र है, समवायांग सूत्र, उसमें 18 लिपियों के नाम मिलते हैं, जिसमें पहला नाम ब्राह्मी का ही है। और उसी के भगवती सूत्र का आरंभ नमो बम भी लिपिये करके इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करने से शुरू होता है। और यह जो ब्राह्मी लिपि है सर्वप्रथम भारतवर्ष में अशोक की ही पाई जाती है, यानी उनके जो अभिलेख, शिलालेख इत्यादि जो मिलते हैं वो अशोक के द्वारा ही इसका प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है। ये देखिए, यहाँ एक मुख्य पॉइंट है। ये अर्धमागधी भाषा मथुरा और पाटिलपुत्र के बीच के प्रदेशों की भाषा है, जिससे हिंदी निकली है। और ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यावर्त की लिपि है। इसी को अंत में नागरी कहा गया है। चलिए, ये मुख्य बिंदु हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में अंकित कुछ प्रमुख शिला अभिलेख जो मिलते हैं: रुम्मिनदेई का स्तंभलेख, गिरनार का शिलालेख, बराबर का गुह्यलेख, मानसेहरा का शिलालेख, शाहबाजगढ़ी का शिलालेख, दिल्ली का स्तंभलेख, गुर्जर लघु शिलालेख, मस्की शिलालेख और कांधार द्विभाषीय शिलालेख। ये ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख उपलब्ध होते हैं, स्तंभलेख और शिलालेख इत्यादि। ये ब्राह्मी लिपि में है सभी, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं।
गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के बारे में यहाँ इन्होंने लिखा है। गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का काल तीसरी शताब्दी है। गुप्त लिपि, जिसे गुप्त ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, भारत में गुप्त साम्राज्य के काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। गुप्त लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी है। गुप्त लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही बनी है, जिसे आगे चलकर देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बतन और बंगाली, असमिया लिपियों को जन्म दिया। इसी जो गुप्तकालीन जो ब्राह्मी लिपि जिससे ये निकली है, उसी के द्वारा देवनागरी, गुरुमुखी, तिब्बत और बंगाली, असमिया जैसी लिपियों का जन्म इसी के द्वारा हुआ। अब अभिलेखों के बारे में प्राचीनतम समय में लेखन कला का ज्ञान होता है इन अभिलेखों से। ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम 581 से 485 ईसा पूर्व बहिस्तून अभिलेख में उत्कीर्ण लेखन 2 लिपि कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अभिलेखों का समय 4000 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। अशोक के शिलालेखों से पूर्व 2 छोटे अभिलेख मिले हैं, एक अजमेर जिले की बडली गांव में और नेपाल की तराई पिपरावान व स्थान में से। जो बडली वाला अभिलेख एक स्तंभ के टुकड़े पर लिखा हुआ है। इसमें प्रथम पंक्ति में वीराय भगवते, द्वितीय पंक्ति में चतुराशीति वस, अर्थात वीरस्य भागवतः चतुरशीति वर्षे, यानी भगवान वीर यानी महावीर का निर्वाण 84वें वर्ष में। इससे इसका समय 527 ईसा पूर्व से 443 ईसा पूर्व रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जो पिपरवा लेख है उसका समय 487 ईसा पूर्व के कुछ बाद का माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्व 6ठी या 7वीं सदी में भारत में लेखन कला एवं लिपि का विस्तृत प्रचार हो चुका था, क्योंकि ये अभिलेख मिलते हैं इस प्रकार के। ये चीज़ स्थायी रहें, इसलिए इनको शिला स्तंभ, सुवर्ण, रजत, ताम्र इत्यादि पत्रों पर इनको प्रयोग किया जाता था, इनको लिखा जाता था, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां इनसे जानकारी ले सकें। इसमें आगे कुछ जानने वाला ऐसा नहीं है, समय की व्यर्थता ही होगी। सीधे हम विषय पर चलते हैं। देखिए, अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो 33 अभिलेख कुल अशोक के जो मिलते हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों पर, शिलाओं पर, गुफाओं पर, दीवारों पर 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व उनका जो शासन था उस काल में इन्हें लिखवाया था। तो यदि प्रश्न आता है कि कुल अशोक के कितने शिलालेख, कितने अभिलेख प्राप्त होते, तो 33 अभिलेख हैं, जिनको भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने अंकित कराया था। और ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में मिलते हैं। इनमें अशोक को प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय इत्यादि नामों से, इत्यादि उपाधियों से सज्जित किया गया है। देखिए, शहबाजगढ़ी का जो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों ये जो अभिलेख हैं ये पाकिस्तान में मिलते हैं। इनकी लिपि खरोष्ठी है। तक्षशिला और लघमान यानी काबुल के समीप अफगानिस्तान में अभिलेख जो आरमाइक और ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण है। इससे अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख और लघु शिला स्तंभलेख, लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यानी ये मुख्य 4 जो लेख हैं, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो पाकिस्तान में अभिलेख मिलता है, यह खरोष्ठी लिपि में है। और तक्षशिला और लघमान यानी काबुल के समीप जो अफगानिस्तान में अभिलेख मिलता है वह अरमाइक और ग्रीक भाषा में लिखा गया है। बाकी शेष जितने भी हैं अभिलेख या लघुलेख, शिलालेख इत्यादि, वे सभी ब्राह्मी भाषा में ही अंकित है। अभी तक जो खोजी दल हैं इन अभिलेखों की जो खोज करते हैं, उनको अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईसा पूर्व जेम्स प्रिंसेप नाम का एक विद्वान थे। उन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। सर्वप्रथम उन्होंने ही इस अभिलेख को पढ़ा था।
देखिए प्रमुख शिलालेख यहाँ दिए गए हैं अशोक के। अशोक के जो शिलालेख हैं वह खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं। देखिए दीर्घ शिलालेख, अशोक के कुल 14 दीर्घ शिलालेख है। तो दीर्घ शिलालेखों की संख्या अशोक के 14 है, जिनको जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं। जैसे धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिले में है। शहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान पेशावर में है। मानसेहरा, यह भी पाकिस्तान में हम देख चुके हैं पहले। कालसी, यह उत्तराखंड देहरादून में है। जौनगढ़, उड़ीसा के जौनगढ़ में स्थित है। सोपारा, महाराष्ट्र के पालघर में। एरागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। गिरनार, यह काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास है। तो इसमें से प्रश्न आ सकता है मित्र कि ये जो शहबाजगढ़ी का आया भी है, इसमें से प्रश्न, शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है किस स्थान पर स्थित है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से अवश्य देखें। प्रथम शिलालेख जो अशोक का प्राप्त होता है वह गिरनार में प्राप्त होता है, जो कि जूनागढ़ यानी गुजरात में स्थित है। इसकी भाषा प्राकृत है यानी पाली भाषा है, लिपि ब्राह्मी है। इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में। इसके विषय क्या हैं? हिंसा का विरोध, अहिंसा का पालन, और इसका समय 270 से 232 ईसा पूर्व। द्वितीय शिलालेख गिरनार में ही प्राप्त होता है, जो कि पूर्व की तरह जूनागढ़ और गुजरात में ही स्थित है। इसकी भाषा भी प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। समय दोनों का समान ही है, लेकिन विषय बदल जाते हैं, राज्य का विस्तार और जन कल्याण। तृतीय शिलालेख भी गिरनार में ही प्राप्त होता है। भाषाएं और लिपि दोनों की एक ही हैं, लेकिन समय बदल जाता है और विषय भी भिन्न है। धर्म का प्रचार, अहिंसा, दान, समाज की सेवा और मितव्ययता यानी कम खर्च करना। चतुर्थ शिलालेख भी गिरनार में ही प्राप्त होता है। भाषाएं दोनों की सेम हैं, भाषा और लिपि। समय पूर्व के 257 ईसा पूर्व है। इसमें धर्मोपदेश, अहिंसा और जन कल्याण के बारे में लिखा गया है। तो 4 शिलालेख हमने अभी तक देखे जो कि गिरनार में प्राप्त होते हैं अशोक के। 5वां शिलालेख मानसेहरा पंजाब में है। इसकी भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपि खरोष्ठी है। अभी तक चारों की भाषा जो थी वो ब्राह्मी थी, यानी कहा जाए तो गुजरात से प्राप्त होने वाले, गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त होने वाले जो गिरनार शिलालेख हैं, उन सभी की जो लिपि है वह ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत यानी पाली भाषा ही है। समय इसका भी सेम है, 257 ईसा पूर्व। इसमें धर्मोपदेश, अहिंसा, जन कल्याण के बारे में कहा गया है। षष्ठ शिलालेख ये भी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो 5वां शिलालेख आप ये देख रहे हैं जो कि गिरनार, जूनागढ़, गुजरात में स्थित है। इसकी भाषा प्राकृत है और ब्राह्मी लिपि है जैसे पूर्व के वत। समय इसका बढ़ जाता है 270 से 232 ईसा पूर्व। इसमें राज्य के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं। सप्तम शिलालेख शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में प्राप्त होता है, जिसकी प्राकृत भाषा है और खरोष्ठी लिपि है। इससे पूर्व हम एक और खरोष्ठी लिपि का देख चुके हैं जो कि मानसेहरा पंजाब में है। इसका समय 270 से 232 ईसा पूर्व। सामाजिक और धार्मिक समरसता की बात इसमें की गई है। देखिए शहबाजगढ़ी दूसरा अभिलेख भी मिलता है। इसकी भाषा प्राकृत है और खरोष्ठी लिपि है इसमें। तो शहबाजगढ़ी में 2 शिलालेख मिलते हैं। नवम शिलालेख फिर एक गिरनार, गुजरात से है। इसकी भाषा प्राकृत है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें धर्म, मंगल और धर्मदान यानी कुल मिलाकर के 6 अभिलेख अब तक हम लोग गुजरात में देख चुके हैं, जो गुजरात से प्राप्त होते हैं। दसम शिलालेख ये भी गिरनार, जूनागढ़, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अंकित है। 270 से 232 धर्माचरण के बारे में इसमें लिखा गया है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान का तीसरा अभिलेख यह प्राप्त होता है। इसकी भाषा प्राकृत और खरोष्ठी लिपि है। यानी एक चीज़ तो देखने में समझ में आती है, जिसको आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, कि जो गिरनार, यदि इसको एक साधारण सी ट्रिक से समझा जाए तो गिरनार में जो अंकित शिलालेख हैं जितने भी अशोक के, वे सभी प्राकृत यानी भाषा तो पाली है सभी की, लेकिन लिपि उनकी सभी की ब्राह्मी हो जाती है। और उससे अतिरिक्त जो भी या तो पंजाब का मानसेहरा का हो अभिलेख हो या शिलालेख हो, या फिर शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के शिलालेख, उन सभी की लिपि खरोष्ठी हो जाती है।
धर्मदान और उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। देखिए एक और आ गया है यहाँ पर, ये भी गिरनार गुजरात से प्राप्त होता है, जिसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। इसमें धार्मिक समरसता की बात की गई है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान का एक और अभिलेख जो प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये 4 अभिलेख यहाँ प्राप्त होते हैं इसकी प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि 262 ईसा पूर्व। समय आप इसका अवश्य नोट करें, हो सकता है समय पूछा जाए। ये अगला शिलालेख जो गिरनार जूनागढ़ गुजरात से प्राप्त होता है, इसकी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि वही पूर्व के वत 270 से 232 ईसा पूर्व यह प्राप्त होता है। मूल विषय इसका धर्मलिपि लेखन प्रयोजन है। अब ये तो अभी तक हमने दीर्घ शिलालेख देखे थे। अब इसके अतिरिक्त हमने 14 जो कि हमने पढ़े थे, 14 दीर्घ शिलालेख हैं। उसके अतिरिक्त हम अशोक के लघु शिलालेखों को देखेंगे। अशोक के लघु शिलालेख जो है वो 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। यानी दीर्घ शिलालेखों की संख्या है 14 और लघु शिलालेख जिन्हें हम देखेंगे अब। रूपनाथ 232। वैसे इसमें से प्रश्न पूछता है, लेकिन जो अधिक प्रश्न जहाँ से आते हैं अभी तक वो दीर्घ शिलालेखों की ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उनका समय, उनकी भाषा, उनकी लिपि के बारे में पूछा जाता है, उनके स्थान के बारे में पूछा जाता है। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। इसका समय 232 ईसा पूर्व है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया में है। इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। भाबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन करवाया है। मास्की यह रायचूर जिले में है। इसमें अशोक ने अपना नाम अशोक इसमें भी लिखा है। ये कुछ ज़्यादा देखने वाली वैसी बात नहीं है। सहसराम यह बिहार के शाहाबाद जिले में है। अब देखिए जो सबसे पहला गुर्जरा शिलालेख था, दतिया मध्य प्रदेश में, इसकी भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है और इसमें धर्मोपदेश किया गया है। अशोक ने, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक ने अपने, जब वह सिंहासनारूढ़ हुआ था तो उसके बाद 8वें वर्ष में कलिंग को जीता था। यानी सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद ही उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख जो मिलते हैं, जिनकी संख्या 7 है। स्तंभ लेख कितने हैं? तो 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों में प्राप्त होते हैं। दिल्ली के टोपरा में, यह मूलतः तो हरियाणा के अंबाला ज़िले में पाया गया था। इसको खोज की थी इसकी, लेकिन जो मध्यकालीन जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसको दिल्ली लाया था और इसी पर 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं अशोक के। दिल्ली, मेरठ, यह स्तंभ लेख भी मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। लौरिया औराज तथा लौरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार के राज्य चंपारण जिले में है। नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। लघु स्तंभ लेख, ये 4 तो 3 दीर्घ थे, अभी 4 लघु हैं। अशोक के राज्य की घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो निम्न स्थानों पर स्थित है। सांची में के रायसेन जिले में है सांची स्तंभ, मध्य प्रदेश के। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। रुम्मिनदेई नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी इलाहाबाद में स्थित है। निगलीवा नेपाल के तराई में है। इनको अवश्य ध्यान रखें आप, इसमें से प्रश्न आ चुके हैं। सारनाथ को एक बार पूछा गया था और एक बार कौशाम्बी को भी पूछा गया था। ब्रह्मगिरी यह मैसूर के चिबल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी के 1 मील उत्तर पूर्व में है। जतिंग रामेश्वर में है। एरागुडी नाम का लेख यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। गोविंद मठ यह मैसूर के कोपवाय नामक के स्थान में है। तो पालिक गुणक यह गोवी मठ के 4 मील दूर पर है। राजूल मंडागिरी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। अहरौरा यह मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश के। सारो मारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल में है। नेतुर यह मैसूर में है। इनमें जो प्रथम स्तंभ लेख है वह दिल्ली में है, जिसकी भाषा प्राकृत ब्राह्मी है।
जिनमें धर्म और शिक्षा की महिमा बताई गई है। 244 ईसा पूर्व इसका समय है। द्वितीय स्तंभ लेख दिल्ली में प्राप्त होता है, वह भी प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। समय वही है इसका भी। धर्म तत्व की विवेचना, चतुर्दान अभी मया बहुविधम दत्तम, ऐसा करके इसमें विषय प्राप्त होता है इसमें। तृतीय स्तंभ लेख भी दिल्ली में है, इसकी भाषा प्राकृत और ब्राह्मी है लिपि। समय वही है। सम्यक दृष्टि और आत्मावलोकन इसमें किया गया है। चतुर्थ स्तंभ लेख भी दिल्ली में है, भाषा वही सब है, लिपि ब्राह्मी है, काल वही पूर्व की वत है 244 ईसा पूर्व। इसमें उच्चाधिकारी और कर्मचारियों के अधिकार बताए गए हैं। पंचम स्तंभ लेख इसका स्थान भी दिल्ली है, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, 244 ईसा पूर्व यह प्राप्त होता है। इसमें अहिंसा और जीवन रक्षा के बारे में बताया गया है। षष्ठ स्तंभ लेख यह भी दिल्ली में है, भाषा प्राकृत है, ब्राह्मी है, 244 ईसा पूर्व और लोकहित इसमें विषय रखा गया है। सप्तम स्तंभ लेख भी दिल्ली में प्राप्त होता है, प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, 243 ईसा पूर्व इसका समय है। धर्म की वृद्धि, धर्माचरण और लोक कल्याण। अशोक का जो कांधार स्थित द्विभाषीय शिलालेख है, इसमें दो भाषाएं प्राप्त होती हैं, ग्रीक और अरमाइक। वर्तमान कांधार अफगानिस्तान में स्थित है। इसकी लिपि ग्रीक है। 260 ईसा पूर्व अहिंसा का इसमें वर्णन किया गया है। ये मुख्य हैं, इनको आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। द्विभाषीय होने के कारण ये मुख्य हो जाता है। अशोक का मस्की शिलालेख, यह मस्की रायचूर कर्नाटक में है, इसकी प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि, काल वही पूर्व के वत है। धर्मोपदेश के बारे में किया गया है इसमें। रुम्मनदेई यह नेपाल में है। जो भारत से बाहर के लेख इत्यादि जो उपलब्ध होते हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न अधिकांश यहीं से पूछे जाते हैं। इसकी भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, 285 ईसा पूर्व इसको लिखा गया था। इसमें बौद्ध धर्मों की उन्मुखता, लुम्बिनी कर मुक्ति। अशोक ने राज्यारोहण के 20 वर्ष बाद यहाँ जाकर पूजा पाठ किया था। मौर्य के उत्तरकालीन जो राजा हुए उनके अभिलेख भी कुछ प्राप्त होते हैं, जिसमें कनिष्क के कुछ अभिलेख हैं जिनको हम देखेंगे। तो कनिष्क के शासन वर्ष में सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख एक प्राप्त होता है, जो बनारस में स्थित है। इसकी संस्कृत और प्राकृत भाषा है, इसमें लिपि ब्राह्मी है, समय इसका 81 ईसा है। इसमें लोकहित और सुख के लिए कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक था वह कनिष्क था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके बारे में राजतरंगिणी में भी वर्णन मिलता है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख यह गुजरात के जूनागढ़ में है। जो रुद्रदामन राजा थे इनकी भाषा संस्कृत है और ब्राह्मी लिपि है। ये अतिरिक्त हैं, इसीलिए इनको पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, तो आपको इनको तो नोट करना ही चाहिए और उन पर ध्यान भी देना चाहिए। इसका समय 150 ईसा पूर्व 150 ईसा है। रुद्रदामन के दादा का नाम चष्टम था। रुद्रदामन के पिता क्षत्रप जयदामन थे। महाक्षत्रप रुद्रदामन क्षत्रप एक उपाधि था। क्षत्रप एक उपाधि हुआ करती थी। इसमें सुदर्शन नाम की झील का वर्णन है और इस सुदर्शन झील के जो निर्माता थे वह पुष्यगुप्त थे। पुनः निर्माता इसके चक्रपालित थे। कलिंग राज का खारवेल यानी हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका स्थान हाथी गुम्फा की पहाड़ी, उदयगिरी उड़ीसा, भुवनेश्वर का पुरी जिला। इसकी लिपि ब्राह्मी है, संस्कृत और प्राकृत भाषा में स्थित है, लिखा गया है। इसका काल 35 ईसा पूर्व है। इसमें कलिंग नरेश खारवेल का जीवन वृत्त लिखा गया है और चेदी वंश की जो परंपरा है उसके बारे में लिखा गया है। महामेध वाहन नाम के एक राजा थे, उनका भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। खारवेल जो था यह चेदी कुल का शासक था और यह जैन धर्मावलंबी था। इसमें युक्तियाँ मिलती हैं। गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन कुछ अभिलेख हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसमें से प्रश्न आ चुका है। इसके रचनाकार हरिशेन थे और इसका स्थान जो है वह इलाहाबाद प्रयागराज है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। 250 ईसा में इसका समय प्राप्त होता है। इसमें समुद्रगुप्त का जीवन वृत्तांत और उनकी उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल की थी
ये उक्ति है। यह कुल्यई स्वयि तसा, इसमें भारत दिग्विजय समुद्रगुप्त के द्वारा जो की गई थी उसका वर्णन है, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति इसमें मिलती है। प्रयाग स्तंभलेख यानी जो उनकी रानी थी उनका भी यह अभिलेख कहलाता है। यशोधर्मन जो राजा थे उनका मंदसौर स्तंभलेख, इसके रचनाकार वत्स भट्टी थे। इसका स्थान मंदसौर यानी मध्य प्रदेश है। भाषा संस्कृत और ब्राह्मी लिपि है इसकी। 529 ईस्वी में यह, और यह जो है इसमें जो विषय है वह सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है उसका जीर्णोद्धार जब कराया था तो उसका विषय इसमें वर्णित है। श्रीहर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, इसकी जो स्थान है वह बांसखेड़ा यानी शाहजहाँपुर है उत्तर प्रदेश में। भाषा संस्कृत और उत्तर ब्राह्मी है इसकी लिपि। इसका काल 628 ईस्वी में मिलता है। इसमें हर्ष वंश जो महाराज हर्ष थे उनके वंश का वृत्तांत और उनके समकालीन जो मौखरी इत्यादि जो राजा थे उनकी वंशावली प्राप्त होती है। इनके बाद ही पृथ्वी और वल्लभ सत्याश्रय इत्यादि थी। पुलकेशन द्वितीय का जो ऐहोल शिलालेख है वह बीजापुर के बादामी यानी कर्नाटक में स्थित है। इसकी भाषा भी संस्कृत है और इसकी लिपि जो है दक्षिण ब्राह्मी है। इसका काल 234 ईस्वी के समकक्ष मिलता है। इसमें पुलकेशन द्वितीय की राज प्रशस्ति, रवि कीर्ति और कविताश्रय कालिदास भारवी की कीर्ति इसमें यानी कविता के रूप जो कालिदास इत्यादि हैं इनकी भी चर्चा इसमें की गई है। भगवान विष्णु की स्तुति, चालुक्य शासकों का वर्णन इत्यादि इसमें किया गया है। ये कुछ उक्ति है उसकी, इसको आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है कुछ। पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। भारवी और कालिदास को अपनी कविता में उल्लेखित रवि कीर्ति ने किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।